हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चे, हमने ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के ऑलरेडी 2 पार्ट्स जो हैं दे आर ऑलरेडी अपलोडेड। आज के इस सेशन के अंदर हमें अब आगे जो है वो प्रोसीड करना है। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखो ज़रा, अब आप यहाँ तक मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ा दी थी, कहाँ तक पढ़ा दी थी? एक सेकेंड बेटा वेट करना ज़रा। Yeah. Okay, so I have taught you NCRT. This page I have taught you. I have definitely taught you this. Where we are right now. Have we done this? Yes. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। तो देखो बेटा, अभी हमने स्टार्ट करना है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स के साथ में। हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव रेड, रादर आई वुड से मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव रेड। आई हैव अपलोडेड वन वीडियो लाइक ऑलमोस्ट फॉर 140 आवर्स का, तो इट्स 140 आई मीन 140 मिनट्स का, तो इट्स ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल। 2 पार्ट्स, अब ये तीसरा पार्ट होने वाला है बच्चे। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, सब समझ में आएगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बेटा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। किसी स्पीशी का नंबर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब किसी भी स्पीशी का नंबर बढ़ने के लिए मतलब रुक ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है, बस अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको कोई खाने वाला ही नहीं है, उसका कोई प्रेडेटर ही नहीं है। रिसोर्सेज उसके पास में अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज कब अनलिमिटेड होते हैं? जब कंपटीशन नहीं होता। बट कंपटीशन तो है ना, ऐसे थोड़ी है एक चूहा है ना, एक चूहा है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, हाँ चलो हम ले लेते हैं, एक कैट है, कैट, एक मेल कैट है, एक फीमेल कैट है। ये दोनों अभी सोच रहे हैं कि चलो अभी ना हम अपने बच्चे पैदा करेंगे। फाइन, तो अभी देखो आपको कैसे समझना है कि ऐसा तो नहीं है कि इनके आसपास वाली सारी कैट्स बोलेंगी यार चलो ये बच्चा पैदा करने वाले हैं, इनको दे दो यार, इनको इनसे रिसोर्सेज मत छीनो, इनसे रिसोर्सेज मत छीनो। एकदम खुलेआम इन द सेंस कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की, इन्हें कोई खतरा नहीं है, इन्हें कोई आकर खा नहीं सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज की बहुत जरूरत होती है, और अगर उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो बढ़िया है ना, दे विल कीप प्रोड्यूसिंग। अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, कोई एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा है। लाखों करोड़ों कैट्स है, सारी कैट्स को जितना खाना है उतना खाओ, ऐसा होता है नहीं। देयर इज अ कंपटीशन, देयर इज अ लिमिटेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि कैट का कोई प्रेडेटर भी हो सकता है जो उसको आके खा जाए, है ना। वो नहीं देखेगा कि इस कैट के, इस फीमेल कैट के छोटी छोटी इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर प्रोजेनीज, वो नहीं, इट विल नॉट केयर, वो उसे खा जाएगा। तो वो प्रेडेटर है, खा सकता है, तो कैट का नंबर तो कम हो सकता है ना। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज समथिंग विच इज इमेजिनरी, विच कैन नेवर हैपन इन द वर्ल्ड। चलिए अभी रीड करते हैं हम लोग। रिसोर्सेज दैट इज फूड एंड स्पेस, खाना प्रॉपर एंड जगह रहने के लिए प्रॉपर होनी चाहिए। बिकॉज अगर जगह नहीं होगी, अब ऐसा तो नहीं है अब जैसे इतने जगह पर, इस जगह पर 4 बिल्लियां रह सकती हैं, ये किस पे डिपेंड करता है कि इस एरिया में सिर्फ 4 कैट्स के खाने जितना ही सामान मिलता है। अगर यहाँ पर कोई 5वीं कैट आएगी तो वो सारी ही कैट्स आपस में लड़ लुड़ के मर जाएंगी, 4 भी नहीं बचेंगी, है ना। पहले तो 4 का खाना था वहां पे, पर उनके अंदर लड़ाई इतनी हुई कि वो मर गई। कंपटीशन ही इतना तगड़ा हुआ, किसी को भी प्रॉपरली फूड नहीं मिला, तो सारी की सारी खत्म हो गई कैट्स। ठीक है, तो स्पेस की भी लिमिटेशन होती है। स्पेस मतलब ये नहीं है रहने के लिए जगह, यार मुझे यहाँ बैठना नहीं। इट इज बेस्ड ऑन रिसोर्सेस, फूड एंड स्पेस। अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली असेंशियल फॉर अनइम्पेडेड मीन्स बढ़ता ही जा रहा है नॉन स्टॉप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है अनइंटरप्टेड ग्रोथ के लिए। आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन दी हैबिटेट्स आर अनलिमिटेड, ये एक आइडियल सिचुएशन है। रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। तो अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए, एक कंडीशन ले लो, आइडियल कंडीशन, ईच स्पीसी, हर स्पीशी जो है उसके पास में एबिलिटी है
to realize fully its innate potential to grow in number. अब वो अपने आप को पूरी तरह से अपने पोटेंशियल को यूज कर सकती है अपनी प्रोजेनीज बनाने के लिए, क्योंकि प्रोजेनी बनाने के लिए चाहिए क्या, रिसोर्सेस। पहले क्या हो रहा था कि वो अपनी प्रोजेनीज नहीं बना पा रही थी क्योंकि उसके पास में रिसोर्सेस नहीं थे खाने के लिए और रहने के लिए। बट वंस इट हैज गॉट इट्स रिसोर्सेस इन अनलिमिटेड अमाउंट, देन इट कैन शो इट्स पोटेंशियल, यू नो, उसका एक पोटेंशियल है अपने नंबर को बढ़ाने का, नंबर को बढ़ाने मतलब और बच्चे पैदा करने का। As Darwin observed while developing his theory of natural selection, थोड़ा सा evolution आ गया, then the population, अगर if the resources becomes unlimited, then the population it will grow in an exponential manner, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं geometric fashion, ठीक है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएं तो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड तरीके से होगा, ठीक है। जैसे कि उसने आपको बोला है, एक इक्वेशन है बच्चे, द dn by dt, dn by dt का मतलब है n मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, सो dn by dt मीन्स चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ, ठीक है। हाँ जी, अब आप मुझे बताइए बर्थ रेट को क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ बर्थ अपॉन इनिशियली कितने प्रेजेंट थे, इनिशियली कितने प्रेजेंट थे, दैट इज n, है ना। ऐसे ही करते हो ना, बर्थ रेट कितने बर्थ हुए अपॉन इनिशियल इंटू 100, उसे आप बोलते हो बर्थ रेट। यहाँ पे हम इंटू 100 नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बर्थ रेट इंटू n लिखोगे तो क्या उसे आप नंबर ऑफ बर्थ लिख सकते हो। तो यहाँ पर dn बाई dt जो है वो बर्थ माइनस डेथ है। अगर आपको इसको बर्थ रेट और डेथ रेट की टर्म्स में लिखना है तो आप लिखेंगे बर्थ रेट इंटू इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी माइनस डेथ रेट इंटू इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड ये इक्वेशन एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पर लिख के दी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n को कॉमन निकाल लेंगे, b माइनस डी बचेगा, दैट इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट जो है वो क्या है, उसे हम बोलते हैं r क्या है, r इन दिस इक्वेशन इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब नेचुरली, देखो बर्थ भी नेचुरल है, डेथ भी नेचुरल है, तो नेचुरल इंक्रीज कितना है, क्या नेचुरल इंक्रीज का रेट, उसी को ही हम r बोलते हैं, ठीक है। And is a very important parameter chosen for assessing the impacts of abiotic or biotic factors on population growth. Means कि अगर हमने देखा, हमने ना एक रैट था, एक जगह पे बहुत सारे रैट्स थे, वहाँ पे हमने ना चेक करने की कोशिश करी कि अगर हम यहाँ पे कैट बहुत सारी छोड़ देते हैं, बिल्लियाँ बहुत सारी छोड़ देते हैं, तो रैट के रिप्रोडक्टिव इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करा कि कैट्स जो है वो रैट का इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज मीन्स आर की वैल्यू कम करती जा रही है। आर क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ। पहले जब वहाँ पे कैट नहीं थी तो बर्थ ज़्यादा थी, डेथ कम थी। अब जब कैट आ गई है तो बर्थ कम हो गया है, डेथ ज़्यादा हो गई है, तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कम हो गया है। तो हमने कैट के इफेक्ट को रैट के ऊपर देखने के लिए हमने आर की वैल्यू को चेक करा कि वो घट रही है या फिर सेम है या बढ़ रही है। फिर उसने आपको किसी कुछ स्पीशीज के आर की वैल्यू दे रखी है, जैसे उन्होंने आपको बताया नॉर्वे रैट की आर की वैल्यू क्या है 0.015, फ्लोर की क्या है 0.12, ह्यूमन की क्या है 0.0205, ठीक है। नॉर्वे रैट से ज्यादा और बीटल से कम, ठीक है। नॉर्वे रैट की कितनी है 0.015, बीटल की कितनी है 0.12 एंड ह्यूमन की कितनी है 0.0205। अब ये 1981 में देखी गई है आर की वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन की, ठीक है। फिर उसके बाद में बेटा यहाँ पे ये जो कर्व होता है वो कैसा होता है, जे शेप्ड कर्व होता है, मीन्स बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पॉपुलेशन डेंसिटी बाय टाइम, और ये बढ़ता ही जा रहा है। एक और इक्वेशन ली हुई है वो आपको याद ही रखनी है कि फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी इनटू ई की पावर आर टी। टी मीन्स किस टाइम पे आप पॉपुलेशन डेंसिटी देख रहे हैं, एंड आर का मीन्स होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो ये दो इक्वेशंस हैं। दूसरी इक्वेशन तो आपको याद ही रखनी है, पहली इक्वेशन का मैंने आपको लॉजिक बताया कि चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ माइनस डेथ। अब नंबर ऑफ बर्थ को अगर आपको बर्थ रेट के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे करेंगे, बर्थ रेट इन छोटे बी से हम बर्थ रेट लिख देते हैं, बड़े बी से हम नंबर ऑफ बर्थ लिख देते हैं, बर्थ रेट इनटू इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी।
वहाँ लिखिए, आप कर सकते हैं। और B माइनस डी दैट इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को R से बता सकते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, हाँ जी। Any species growing exponentially under unlimited resources conditions can reach enormous population. Unlimited resources में अगर कोई species grow कर रही है, then its population will increase too much. For example, अगर rats जो है वो उनको resources पूरे मिलने start हो जाए, बिल्लियाँ जो हैं वो वर्ल्ड से खत्म ही हो जाए, उनको खाने वाला कोई predator ना बचे, तो आपके ना घर में 15-20 रैट पाए जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। थैंक्स टू कैट्स जो उनके प्रेडेटर्स हैं, एंड थैंक्स टू लिमिटेड रिसोर्सेज कि रैट्स इतने ज्यादा नहीं हैं। ठीक है, हाँ जी। डार्विन शोड हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट, ये आपको एवोल्यूशन में दिखाएंगे, एलिफेंट भी जो है इट कुड रीच इनॉर्मस नंबर्स इन द एब्सेंस ऑफ चेक्स, ये आपको एवोल्यूशन में। द फॉलोइंग इज एन एनेक्डोट popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially. मतलब ये एक तरीका है समझाने का, it's an example to explain that how the population could increase enormously in the presence of the unlimited resources. ठीक है, हाँ जी। जैसे आप यहाँ पे देखो, king and minister sat for a chess game. King, confident of winning the game, was ready to accept any bet proposed by the minister. Minister humbly said that if he won, he wanted only some wheat grains, the quantity of which is to be calculated by placing on the chessboard 1 grain in square 1, then 2 in square 2, 4 in square 3, 8 in square 4, and so on. आप समझ पा रहे हो कितना मुश्किल है ये। जैसे इमेजिन करो कोई है हमारे पास में कोई शीट है, उसके अंदर अगर 50 बॉक्स हैं तो 2 की पावर 50 ग्रेन्स चाहिए, कितना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा है ये। देखने में कम लगती हैं, ये, बट ये है बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, करते करते कितना ही बन जाएगा, 64 से 128, देन डबल 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 डबल। यू इमेजिन, मतलब आपको बिलीव नहीं हो रहा है, बट यस, even a organism which is a slow growing animal also na, that will also reach enormous number in a very short time span when there is unlimited resources and there are no predators. Can you believe that? Even if you don't, that's right. ठीक है, तो यहाँ उसने क्या बोला, किंग एंड मिनिस्टर जो थे वो चेस गेम खेलने बैठे, तो किंग तो बड़ा कॉन्फिडेंट था मैं ही जीतूंगा, बट मिनिस्टर ने बोला अगर मैं जीत गया ना, तुम्हें जितने भी चेस के बोर्ड में जितने भी बॉक्सेस है ना, तो तुम्हें हर बॉक्स में ना, जैसे पहले बॉक्स में 1 ग्रेन रखी व्हीट ग्रेन, दूसरे में उसका 2 रखनी है, फिर उससे आगे 4 रखनी है, मतलब 1 से 2 बनती जा रही है, फिर 4 से 8 रखनी है अगले में, तो वो इतनी उनकी पूरे विलेज की ग्रेन्स खत्म हो जाएंगी, इतना नंबर बढ़ जाएगा। जैसे अगर 50 बॉक्सेस हैं तो 2 की पावर 50 यार, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। कभी वेले हो ना, फ्री टाइम में ना, कभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखना 50 times 2 को, मतलब ये नंबर बहुत ह्यूज आ जाएगा। बट अनलकीली मिनिस्टर जीत भी गया। किंग फेल्ट दैट फुलफिलिंग द मिनिस्टर्स बेट वाज सो इजी। किंग को लगा यार ये तो बड़ा ही आसान काम है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 ही तो करने हैं। He started with single grain, उसने एक ग्रेन के साथ स्टार्ट करा फर्स्ट स्क्वायर पे, एंड भरता गया। ठीक है, जैसे ही मिनिस्टर ने जैसा प्रोसीजर बताया था उस प्रोसीजर के हिसाब से वो भरता गया। He started with single grain on the first square and proceeded to fill the other square following minister's procedure. But by the time he covered chessboard, King realized that all the wheat produced in his entire kingdom pooled together would still be inadequate to cover all the 64 square. उसने बोला कि जब तक मैंने आधा ही बोर्ड अभी भरा था, तो उसने बोला कि अगर मैं पूरे किंगडम में जितने भी व्हीट ग्रेन्स बने हैं वो भी इकट्ठे कर लूं, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, इट वुड कम पड़ जाएंगे 64 स्क्वायर्स को भरने के लिए।
Now think of a tiny paramecium starting with just one individual. एक छोटा सा paramecium एक individual में इसने start किया and binary fission से अपना नंबर डबल करता जा रहा है, हर दिन करता जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि 64 days में क्या हाल हो जाएगा। तुम्हें हर जगह paramecium दिखेंगे, पैरामीशियम हुआ पड़ा है हर जगह पर। करोड़ों से भी इनका ज्यादा नंबर हो जाता है। कभी कैलकुलेट करके देखना 50 टाइम्स 2 को, बहुत बड़ा नंबर आता है, सुनने में बहुत कम लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज रिसोर्सेस एंड फूड्स आर इन लिमिटेड अमाउंट, दे आर नॉट अनलिमिटेड। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अभी हम बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के ऊपर। वो भी बहुत इजी है। अब लॉजिस्टिक है जो रियलिस्टिक है, जो सच में होता है यार, ऐसी उड़ी उड़ी बातें नहीं है, ये सच में होता है। दैट इज व्हाट इज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इट इज वेरी सिंपल, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, दैट इज वेरी सिंपल। चलो, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज in nature has unlimited resources to permit exponential growth। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि ऐसी कोई भी पॉपुलेशन नहीं है नेचर में जिसके पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कभी भी नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो आपस में स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म या दूसरी मतलब वन इज इंटरस्पेसिफिक, मतलब दो स्पीशीज आपस में या फिर एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म आपस में, दैट इज इंट्रा कंपटीशन चल रहा है। मैं खाना लूंगा, तू नहीं लेगा, मैं लूंगा, हाथापाई चल रहा है, वो सब चल रहा है। leads to competition between the individual for limited resources। मैं बच्चे पैदा करेगा, मैं करेगा, ऐसा हो रहा है। Eventually the fittest individual, सबसे ताकतवर इंडिविजुअल, सबसे एनर्जी वाला इंडिविजुअल, सबको हरा के आगे निकल जाता है, वो रिसोर्सेज लेगा और वो बच्चे पैदा करेगा, है ना। फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। हमेशा फिट वाला आगे बढ़ता है। इवन जब रिप्रोडक्शन होती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो स्पर्म्स बहुत सारे जाते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक स्पर्म सेलेक्ट होता है जो सबसे बेस्ट होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ भी यही है, फिट वाले रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, अनफिट वाले रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो बिना बच्चे पैदा कर ही मर जाएंगे। तो फिर दुनिया में होगा क्या, सिर्फ फिट लोग रह जाएंगे, अनफिट वाले बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, अनफिट जो होंगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, अनफिट वाले ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, सिर्फ फिट वाले रह जाएंगे। तो फिट वाले रह जाएंगे, अनफिट वाले सारे खत्म हो जाएंगे। मस्त है ना। नेचर में ऐसा ही होता है यार, थोड़ा अनहेल्दी कंपटीशन चलता है। पावरफुल मैन इज ऑलवेज डोमिनेटेड, है ना, गलत है, बट नेचर में ऐसा ही होता है। सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये नेचर में नहीं होता है। नेचर में सिर्फ फिट वाले को अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमें कितना गुस्सा चढ़ता है व्हेन द इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द क्लास गेट्स ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड वी से दैट इक्वलिटी होनी चाहिए, पार्शियलिटी काम करते हैं, ये होता है, वो होता है। हाँ, सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी टीचर को, किसी भी स्टूडेंट में पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम ह्यूमंस जो हैं, we all can be intelligent it's not only in the terms of the exams. Maybe that person is intelligent in studies, maybe you are intelligent in something else, that person is intelligent in something else. अगर कोई बंदे के ना मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 99%, 100%, 98, 97, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बड़ा इंटेलिजेंट है, उसे बुकिश चीज़ें पता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसे दुनिया के बारे में नहीं पता, वो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक होता है बुक को पढ़ना और पेपर लिख देना, रटा के कैसे भी वर्ड टू वर्ड लिखना, वर्ड टू वर्ड वालों को मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। बट एक बच्चा वो है जो हर चीज़ को समझ रहा है, इवन टॉपर्स भी समझते हैं, वो भी समझते हैं, तभी तो उनके मार्क्स आते हैं, बट वो बड़ा रटने में बड़ा उनका फोकस रहता है। यार नहीं यार, आप रट लो, इसको याद कर लो, वर्ड टू वर्ड याद कर लो। एक बच्चा होता है जिसके मार्क्स तो ठीक आ जाते हैं, ऐसा नहीं उसके बहुत कम आते हैं, 89 आ गया है, 87 आ गया, मतलब 95 से ऊपर नहीं, बट 90-95 के बीच में, लाइक 80-85-90 के बीच में आ जाते हैं उसके नंबर बड़े आराम से।
बट वो बच्चा जो है ना वो हर कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, उसका रटने में ध्यान नहीं है, उसका समझने में ध्यान है, वो हर कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जा रहा है, हर चीज़ को समझ रहा है, दिमाग में बिठा रहा है, उसके पीछे के लॉजिक समझ रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, नेचर के साथ कैसे रिलेटेड है। वो पढ़ाई को बोझ नहीं ले रहा, वो पढ़ाई को मजे कर रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। इस सेकंड कैटेगरी वाला बंदा जो है ना, चाहे इसके नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, ये क्लास में हाईलाइटेड पर्सन नहीं है, बट ये अपनी लाइफ में बड़ा हाईलाइटेड पर्सन होगा, लाइफ में बहुत बड़ा करेगा ये बच्चा। समझ रहे हो आप? एवरी टाइम यू स्टडी यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड नॉट जस्ट क्रैम इट। मैं आप तो सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करवा रही हूँ, आप भी कॉन्सेप्ट समझा दो बेटा। अभी देखो, अभी हम एनसीईआरटी वाली सीरीज चला रहे हैं, बेसिकली ऑडियो लर्निंग वाली सीरीज। इसके बाद में डिटेल पर भी आएंगे। एक बार ये खत्म हो जाए देन विल कम ऑन टू डिटेल ऑल्सो। डिटेल भी आपको पूरा पढ़ाऊंगी, और वो तो मैं और मस्त तरीके से पढ़ाऊंगी, ये तो कुछ भी नहीं है अभी, है ना। एक बार कवर हो जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव रेड द चैप्टर वंस एटलीस्ट, तो हम इसके बाद में करेंगे डिटेल। अगर आपको कोई और बोर्ड्स के बाद एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए आपके पास में होंगे लेक्चर्स, डोंट वरी अबाउट दैट। Governments of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth. इस तरह से अब वो भी सोच रहे हैं, इवन गवर्नमेंट भी सोच रही है कि एनिमल्स तो चलो रिसोर्सेज में compete कर लेते हैं, बट ह्यूमंस कहाँ रिसोर्सेज में compete करते हैं। ह्यूमंस तो जो मन करता है वो खाते हैं, जो उनको चाहिए होता है वो खाते हैं, बट ह्यूमंस की ग्रोथ जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, एक्सपोनेंशियल ना हो जाए, तो गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स फॉर इट। इन नेचर अ गिविंग हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। इतने रिसोर्सेज होते हैं कि 2 बच्चे पैदा हो जाए, 3 हो जाए, एनिमल्स की बात कर रही हूँ, मतलब आई एम जस्ट गिवन एग्जाम्पल, मतलब जितने ठीक ठीक हैं उतने कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है करे जा रहे हैं, वो चीज़ गलत हो जाएगी। A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase. इनिशियली लैग फेज क्या होता है, क्योंकि जब वो पॉपुलेशन आई थी तब तो उस पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स ही बड़े कम कम से थे, है ना। अगर इस कॉलोनी में 2 ही ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो कितने ही बच्चे पैदा कर लेंगे, 2 3 4, इससे ज़्यादा तो नहीं। बट वही अगर 1000 ऑर्गेनिज्म रहते हैं और हर 2 करें तो ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं ना। तो इनिशियली लैग फेज होता है, वो भी बचपन है अभी उनका, जब स्पीशीज आई हैं तो वो लैग फेज है। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे, फिर वो एक्सपोनेंशियल में चले जाते हैं। इनिशियली इट्स लैग ओनली, देन इट्स लॉग एंड देन इट्स स्टेबल। इससे ज़्यादा बोर नहीं हो सकते, ऐसा होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड फाइनली अ एसिम्पटोट, मतलब पहले लैग फेज होता है, देन देयर इज एक्सेलरेशन, फिर धीरे धीरे घटता है एंड देन इट फाइनली एसिम्पटोट मींस स्टेबल। अब ये इक्वेशन दी हुई है, ये आपको एज इट इज याद रखनी है। के इज बेसिकली द कैरिंग कैपेसिटी, मींस इस एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स वो कैरी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड बिकमिंग लिमिटिंग सूनर और लेटर। लिमिटेड सोर्स है तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड अ मोर रियलिस्टिक वन। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। अब लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में पता है क्या होता है? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी वो अपना आर बढ़ाना चाहता है, मींस अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाना चाहता है, अपना रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बढ़ाना चाहता है हर ऑर्गेनिज्म। तो वो करता क्या है? नेचर के लिए फिट वो है जो बच्चे पैदा कर सकता है, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व करता है टुवर्ड्स द एफिशिएंट रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, मतलब वो ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं ऑर्गेनिजम्स, लिखिए मेरे साथ साथ पे, आपको याद हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स एफिशिएंट रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। वो एफिशिएंट रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी करना चाह रहे हैं ताकि वो उनका आर बढ़ पाए, मींस उनका रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बढ़ पाए। अब यहाँ पर कुछ उन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ फिर आप पढ़िएगा। देखो बेटा, 2 चीजें होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। इमेजिन देयर इज अ वन डोर ऑन योर राइट साइड एंड अनदर डोर ऑन योर लेफ्ट साइड। बहुत सारी स्पीशीज आ रही हैं, हम 4 लेकर चलते हैं, ठीक है। राइट डोर क्या डिसाइड करेगा? राइट डोर बताएगा कि तुम जिंदगी में सिर्फ एक बारी ब्रीड करोगी या एक से ज्यादा बारी ब्रीड करोगी, ठीक है। दूसरा दरवाजा ये डिसाइड करने के लिए है कि क्या तुम एक बारी में ज्यादा बच्चे पैदा करोगी,
या एक बारी में कम बच्चे पैदा करोगी, है ना। तो दो दरवाजे हैं हमारे पास में। तो नाउ व्हाट हैपेंस, सैल्मन फिश कम्स, ही मेरी बारी मेरी बारी। सैल्मन फिश नॉक्स ऑन द फर्स्ट डोर, ठक 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 ठक, यस, हेलो गॉड। गॉड कहते हैं आ जाओ सैल्मन फिश। तो वो सैल्मन फिश से पूछते हैं क्या आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही ब्रीड करना चाहेंगे या मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करना चाहेंगे। सैल्मन फिश कहती है ओ गॉड आई वुड लाइक टू ब्रीड वंस ओनली। तो गॉड ने सैल्मन फिश के आगे लिख दिया वन टाइम ब्रीडिंग, ठीक है। और सैल्मन फिश को बोला कि आप जा सकते हैं, आप अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही ब्रीड कर सकेंगे। नाउ सैल्मन फिश गोस एंड नॉक्स ऑन द सेकंड डोर, ठीक है, ठक 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 ठक, सेकंड डोर्स ओपन। गॉड इज लाइक यस सैल्मन फिश टेल मी वेदर इन वन गो आप एक कम बच्चे पैदा करना चाहेंगे या फिर एक ही बार में आप ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहेंगे। मुझे उस दरवाजे के गॉड ने बताया कि आपने डिसाइड करा है कि आप लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही ब्रीड करेंगे। तो आप बता दीजिए कि जब आप वो एक बार ही ब्रीड करेंगे तो आप ज्यादा प्रोजेनीज प्रोड्यूस करेंगे या फिर कम प्रोजेनीज प्रोड्यूस करेंगे। तो सैल्मन फिश इज थिंकिंग, Salmon fish say, God, I would now like to produce more, species at once. मतलब मैं एक टाइम पे बहुत सारी progenies बनाना चाहूंगी। तो God ने कारण पूछा यार ऐसा क्या है, ज़्यादा क्यों बनानी। क्योंकि एक्चुअली ना आई एम वेरी बिजी पर्सन, ऐसा असली में नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका है। आई एम वेरी बिजी पर्सन, आई हैव टू स्विम इन द सी एंड आई एम अ फिश, आई हैव टू सर्च फॉर द रिसोर्सेज, आई कांट जस्ट सिट बिसाइड माय फिशेस, सो व्हाट आई वांट इज दैट कि आप मेरे नंबर बढ़ा दीजिए, मेरे बच्चों के नंबर बढ़ा दीजिए, कि मैं उनकी केयर तो नहीं कर पाऊंगी, जितने मर गए, जितने बच गए। चलो ज़्यादा बच्चे होंगे, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। तो सैल्मन फिश का मानना है बच्चे ज्यादा पैदा करवा दो मेरे, जितने बच गए, जितने मर गए। देखो ज्यादा होंगे तो कुछ मर भी जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ तो बच्चे हैं ना। तो गॉड कहते चलो ठीक है, यू आर सेइंग आप केयर नहीं कर पाओगे तो आप इसका मतलब आप सिलेक्टेड स्पीशीज हैं, ठीक है जी। अब आ रहा है बैम्बू ट्री नॉक्स ऑन द फर्स्ट डोर। गॉड उससे पूछते हैं तो वो बताता है बैम्बू ट्री, ओ गॉड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ब्रीड वंस इन माई लाइफ टाइम ओनली। गॉड सेज ओके, बैम्बू ट्री इज अ वेरी सीरियस पर्सन, okay, God say okay you can move to the next door, knocks on the second door is open for the bamboo tree as well। ask the bamboo tree one time में कितने। bamboo trees say okay less bamboo trees only because I stay at one place and I can take care of my other baby plants as well। तो bamboo tree जो है उनको सस्टेन कर सकता है। तो कहता है भाई कम ही बच्चे रखो एक बार में, ये सिलेक्टेड है, मैं केयर कर लूंगा अपने बच्चों के लिए। bamboo tree runs away। अब उसके बाद में हमारे पास में आई oyster and pelagic fishes। knocks on the first door, tells the god that okay I would like to breed for multiple time। मैं एक बार नहीं, मैं ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहूंगी। goes on to the second door and tells the god that मैं ब्रीड भी ज्यादा बारी करूंगी और हर ब्रीड में बहुत सारे बच्चे पैदा करूंगी, because I also don't have time to take care of my progenies। and goes away। Then comes mammals goes on to the first door, knocks on the first door, hey god hello। तो god से बताते हैं कि यार हम भी ना मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करना चाहेंगे। तो कहते हैं ओके यू कैन गो टू द नेक्स्ट डोर ओपन करते हैं, बताते हैं कि हम हर ब्रीड में कम बच्चे पैदा करना चाहेंगे, लाइक ह्यूमंस एक बारी में एक बच्चे ज़्यादा दो हो जाते हैं, बहुत रेयर केसेस हो जाते हैं कि ज़्यादा बच्चे होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं, वो भी मैच्योर मतलब वो ना फुली डेवलप नहीं हो पाते हैं एक्चुअली अगर ज़्यादा हो तो, बट ट्विंस तक इट्स फाइन। तो ये है बेटा हमारा 2 कैटेगरीज, आप इस पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो बता दिए हैं, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। 3 पेज ही बचे हैं बस, अब बेसिकली 6 काफ़ी पढ़ भी लिया ना हमने। 12 pages we have read and 6 are left, so yes, more than 50% is what we have done। Thank you so much, have a good day, bye bye।